जब से मुल्क आजाद हुआ तब से और आज तक कभी मुसलमानों ने दिल में ये इरादा नहीं किया कि हम इस मुल्क पे हुकूमत करेंगे, कभी नहीं किया। मुल्क आजाद हुआ, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, आज भी गुलाम नबी आजाद। एक मुसलमान नाम का चेहरा हर पार्टियों में सजाए रहते हैं और हम समझते हैं कि मेरा नेता। हमने यहां से कभी इरादा नहीं किया कि हमको इस मुल्क पे हुकूमत करनी। 3% ब्राह्मण, उसने ये इरादा किया कि हम हुकूमत करेंगे। 50-50 साल उत्तर प्रदेश पे हुकूमत किया और लगातार दिल्ली पे हुकूमत करता रहा। क्षत्रियों ने हुकूमत का इरादा किया, उनकी आबादी 2.5-3% है। दिल्ली पे भी हुकूमत किया और उत्तर प्रदेश पे हुकूमत किया। यादवों ने इरादा किया, यहां तक कि दलितों ने इरादा किया और उत्तर प्रदेश में हुकूमत किया। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा हुकूमत किया। हमने आपने कभी इरादा किया? हमने आपने इरादा किया मुलायम सिंह जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी, यही इरादा किया ना। दिल में यह अहद करो, दिल में इरादा करो कि मेरी 22% आबादी है, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, जिसके पास 27% वोट होता है वो हुकूमत करता है। 6%, 7% का आदमी, 3%, 2% का आदमी फिगर किसी गुड़ागणित के हुकूमत कर रहा है और आप 22% के लोग गुलामी कर रहे हो। जिस तरह आप यह अहद करोगे हम हुकूमत करेंगे इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश पर, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश पर बल्कि दिल्ली पर आप अपनी इसी दाढ़ी टोपी के साथ, किसी मुसलमान शिनाख्त के साथ हुकूमत करेंगे। लेकिन यहां इरादा करने की जरूरत है। जब हम सियासी सभाएं करने निकलते हैं तो लोग ये समझते हैं कि कुछ लोग हैं अपना कैरियर बनाने आए, अपना कैरियर बनाने आए, नेता बनने और विधायक बनने आए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि 6 दिसंबर 92 के बाद से मैंने सारी मेन स्ट्रीम की जितनी पार्टियां हैं, 6 दिसंबर 92 के पहले मैं कांग्रेस, युवा कांग्रेस हुआ करता था, उसके बाद से किसी सियासी पार्टी की कभी रुकनीत नहीं ली। उस समय मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। मैंने ये महसूस किया कि जो ये सियासी पार्टियां हैं, जो इनका सिस्टम है, इस सिस्टम में मुसलमानों को कभी और कभी उनका हक नहीं मिल सकता। और उस दिन से आज तक कायम हूं। अगर मुझको जल्दी होती सियासत में कोई मकाम पाने की तो हर दौर में, हर वक्त के बड़े बड़े रहनुमाओं से मेरा ताल्लुक रहा। लोगों ने मुझे ऑफर किया, मैंने कभी नहीं, ठुकरा दिया लोगों के ऑफर। पिछली हुकूमत में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश थे, आजम खान बहुत बड़ी शख्सियत हुआ करते थे। अपने मुंह से मुझे ऑफर किया कि आप पार्टी से जुड़ो। प्रतापगढ़ से बुला के लखनऊ ले गए, विधानसभा के अंदर मुझको ऑफर किया, मैंने ठुकरा दिया कि नहीं, ये मुसलमानों को हक इंसाफ दिलाने वाली पार्टी नहीं है, तुम अहीरों के गुलाम हो। उनके मुंह पे कहा ये। साथियों, इज्जत, जिल्लत, ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ है। किसी के बूते का नहीं किसी को इज्जत दे सके। प्रतापगढ़ में तमाम सियासी मुसलमान रहनुमा जो आज से पिछले 25 साल से सियासत में हैं, किसी ने मुसलमानों की वो लड़ाई नहीं लड़ी जो आज बगैर किसी ओहदे पर होने के बावजूद हम और हमारी टीम, हमारे चंद नौजवान, इसमें कोई बहुत सीनियर नहीं है, इसके पहले हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई का बूता भी किसी को नहीं। जब मुसलमानों पे जुल्म होता है तो तमाम हैसियतदार लोग अपने बंगलों में घुस के अंदर से ताला बंद करते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। ये बगल में आपकी बस्ती है महुआ का गुलाबी, रमजान के महीने में फूकी गई। बगल के बहुचारा के ठाकुरों ने फूका था। सिर्फ चंद 3-4 लोग, हमारे टीम के लोग वहां पर पहुंचे। 2 बजे की घटना थी, शाम में 4:30 बजे 5 बजे तक इलाहाबाद से डीआईजी यहाँ पे मौजूद था, जिलाधिकारी मौजूद था, एसपी मौजूद था। शाम में मगरिब के पहले हुकूमत के लोग मवाजे का चेक बांट रहे थे। अफ्तार कराने का इंतजाम हुकूमत के पैसे से किया गया और उस बहुचरा के ठाकुरों की, जिनकी तूती बोला करती थी, जिनके गांव में पुलिस की हैसियत नहीं होती थी कि अकेले जाके घुस जाए, तो एक टीम जाती थी, बेइज्जत कर दिए जाते थे दरोगा। उस गांव की नई आई बहुओं की हिम्मत नहीं थी कि अपने घर में सो सकें। हफ्ते 10 दिन तक लोग नदी नालों में जाके किनारे सोए, घर में सोने की किसी हिम्मत नहीं थी। वो ताकत कौन थी? वो ताकत वो कौन लोग थे जिनको उनको मजबूर कर रखा था? उनको मजबूर करने वाले और कौन लोग? कोई नहीं थे। हमारे साथ के कुछ चंद सल्फरे लोग थे।
जिन्होंने उनको मजबूर कर दिया। बहुचरा के ठाकुरों ने हम लोगों से संपर्क किया कि हम सुलह करना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा कि सुलह तब होगी जिस तरह लोगों को बेइज्जत किया और मजमा लगा के पब्लिक प्लेस में सुलह करो। तब पंडाल लगाया गया, तमाम अखबार वाले बुलाए गए, बड़े मजमे में लोगों ने माफी मांगी और उनको मुआवजा दिया, सुलह कर लिया गया। जब ये भाजपा सरकार बनी, मैं नहीं जानता किसके साथ जुल्म हुआ था, कौन आदमी था, लेकिन इसी कटरा, इसी सिटी के, इसी चिकवा बिरादरी के ऊपर एक जुल्म हुआ था। सरकार बने एक हफ्ता 10 दिन हुआ था। लोग, दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, लोग घर से निकलने थे वो भय महसूस करते थे कि अब क्या होने जा रहा है। इसी कचहरी में इसी विधायक जो आज सांसद हो गया है, इसकी ऐसी तैसी कर दिया, उसके बाद से आज तक उसकी हिम्मत नहीं बनी कि दोबारा किसी मुसलमानों से निगाह मिला के देखे। ये तब जब आपने दिल में इरादा किया कि जिंदगी और मौत का मालिक खुदा है, दुनिया के लोग, हिमालयों में रहने वाले लोग, ये सांसद विधायक किसी की जिंदगी मौत नहीं तय करते, खुद की लड़ाई लड़ो। मैं आपका आह्वान सिर्फ इसलिए करने आया हूं कि अगर आप जिंदा मुसलमान की हैसियत से जीना चाहते हो तो अपनी लड़ाई लड़ना सीखो। अभी चंद दिनों के पहले की बात है, एक छुरिहार बिरादरी का लड़का जिसके माँ बाप चूड़ी बेचा करते थे, नारायणगंज का लड़का, उसको महुआमा की पुलिस आकर के उठा के घर से ले जाती, उसको ले जाके गोली मार देती और उसकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं था। हमारे चंद लोग, नौजवानों की टीम, किसी सीनियर ने, किसी हैसियतदार ने, किसी पैसे वाले ने, किसी मुज्जतदार लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारे चंद सरफेरे नौजवानों ने जाकर डीएम का ऑफिस घेरा। 1 घंटे घेराव के बाद जिलाधिकारी पीछे से अपने घर चला जाता। जब हम लोग को पता लगा कि नहीं ये निकल गया, हम लोग जाके जिलाधिकारी का बंगला घेरा। 3 बजे तक उसका बंगले को घेरे रहते हैं। मजबूर हो जाता है जिलाधिकारी आपकी बात को मानने के लिए। प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ने ये आर्डर किया कि उस महुआमा के थानेदार के खिलाफ 307 का मुकदमा लिखा जाए। प्रतापगढ़ में कामयाबी है। अभी चंद दिनों पहले की बात, अभी सुजाल साहब सवंसा की घटना का जिक्र कर रहे थे। न सिर्फ इन घटनाओं की बात मैं करता हूं, मैं बात करता हूं जब स्थान गांव फूका गया, उस समय उत्तर प्रदेश में इसी जिले में रहने वाले रघुराज नाम के एक गुंडे की हुकूमत थी, मंत्री हुआ करता था। हम लोग जाकर के मुख्यमंत्री का ऑफिस में घेराव करते हैं, मुख्यमंत्री ये कहता है कि हमने 50,000 रुपए की मदद भेजी है। मैंने ललकारा उसको कि थूकता हूं तुम्हारे 50,000 रुपए पर। अगर मदद करना चाहते हो तो इंसाफ दो। इंसाफ देने के लिए मुसलमानों ने तुमको वोट दिया था। मजबूर हुआ, 4 लाख रुपए की घोषणा की और इस गुंडे को अपने मंत्रिमंडल हटा दिया। लेकिन साथियों, ये लड़ाई कारगर कब होगी? कारगर तब होगी कुंडा से, ढकवा से लेकर के कुंडा तक, लालगंज से लेकर के सवंसा तक इतना बड़ा प्रतापगढ़ है। हर थानों में जुल्म हो रहा है। चाहे जिस थाने पे चले जाइए, इस समय रात के 10 बज रहे हैं, 12-15 मुस्लिम नौजवान लाइन में बैठाया गया होगा। रात भर पिटाई करके सुबह वसूली होगी। 1,50,000 रुपए का दिन भर हर थाने का धंधा होगा। जो पैसा देने की हैसियत में होगा छूट जाएगा, जो मजबूर होगा, कमजोर होगा, उसका सुबह चालान होगा। ये धंधा प्रतापगढ़ में हो रहा है। ये सिर्फ आपके साथ क्यों हो रहा है? ये आपके साथ ही क्यों हो रहा है? यादव बिरादरी के साथ क्यों नहीं हो रहा? हरिजन बिरादरी के साथ क्यों नहीं हो रहा? छत्री बिरादरी के साथ क्यों नहीं हो रहा? इसको कभी आपने सोचा? इसलिए आपके साथ हो रहा है कि आप जुल्म सहने पे मजबूर हो। अगर आप जुल्म सहना छोड़ दो, थाने पर पैसा देना छोड़ दो, मैं कहता हूं नाक रगड़ देंगे पुलिस वाले, कभी तुम्हारे लड़के को जबरदस्ती चालान नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं कि अगर बस्ती का कोई ऐसा आदमी उठाया जाता है जो बेकसूर है, और बेकसूर का सबूत उसके बस्ती वाले ये कहते हैं जो बेकसूर है, किसी मुजरिम की कोई मदद नहीं की जाएगी, किसी जालिम की कोई मदद नहीं की जाएगी। अगर किसी बेकसूर आदमी के साथ जुल्म हो रहा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रतापगढ़ विशेषियत में है कि उस आदमी को पुलिस को जंगल से छुड़वाएगी, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आज इस सियासी मंच पर अगर आप लोग ये सोचते हो कि हम कोई वोट मांगने आए हैं तो अपने दिल से ये बात निकाल लें। जिसको जहां देना वोट देना, वोट सियासत का एक हिस्सा है। अगर अपनी हैसियत बनाना चाहते हो तो अपनी पार्टी खड़ी बननी पड़ेगी, और अपनी पार्टी खड़ी करने का तरीका यह है कि अपनी पार्टी को वोट देकर मजबूत किया जाए। सियासत के मैदान में उतरो।
प्रतापगढ़ के जितने प्रोफेशनल सियासतदान मुसलमान हैं, सबको मैंने फोन करके किसी को बराह रास्त उसके मुंह पर कहा, उसको ऑफर दिया कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारा स्वागत करते हैं। जिसके पास पैसा है बहन जी के यहाँ लाइन लगाए, जिसके पास पैसा है मुलायम सिंह की धोती में घुसा, जिसके पास पैसा है वो कांग्रेस में लाइन लगाए है। उसको लगता है कि ये लोग, ये पार्टी हमारी पार्टी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग पार्लियामेंट में विपक्ष में हैं, सभा के लोग उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हैं। किसी जुल्म के खिलाफ किसी पार्टी ने कोई आवाज उठाई हो? कांग्रेस ने क्या किसी जुल्म के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज उठाई? बैरिस्टर उसद यूनिवर्सिटी ने जो पिछला सेशन गुजरा है उसमें 68 सवाल उठाए हैं पार्लियामेंट में, 68 क्वेश्चन उठाए हैं। पूरे विपक्ष को मिला लीजिए, यह संसद में जितने लोग मौजूद हैं भाजपा पार्टी के अलावा जितने भी लोग इस पार्लियामेंट में मौजूद हैं, सबने जितना सवाल उठाया उसको जोड़ लीजिए तो उनका जोड़ 38 पहुंचता। अकेले आपके नेता ने 68 सवाल उठाया। तो उसमें आपके 3 तलाक का बिल भी हो सकता है, लेकिन दलितों की आवाज उठाने वाला कौन था वहां पर? दलित रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा था, उसकी आवाज उठाने वाला कौन था वहां पर? दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला कौन था? सरकारी नौकरियों से लोगों की छटनी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कौन था? आज अगर हिंदुस्तान में विपक्ष के नाम पे कोई मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर उसद यूनिवर्सिटी। लेकिन उसके बाद भी हमको आपको ये समझ नहीं आता, हम आप ये समझते नहीं कि हमको किसके साथ होना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब से मुल्क आजाद हुआ तब से आज तक अगर हिंदुस्तान की सियासत में मुसलमानों ने कोई सियासतदान पैदा किया है, मुसलमानों ने कोई सियासी रहनुमा पैदा किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसद यूनिवर्सिटी। और अगर ये बात सच है तो ये सवाल पूछता हूं आप लोगों से कि आखिर कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप उसके साथ नहीं? पिछले 70 सालों से आपने जिसको वोट दिया कौन सा तख्ता पलट दिया, कौन सी कामयाबी हासिल कर ली, कौन सा सियासी फायदा उठाया आपने? अगर आपने पिछले 70 सालों में कोई सियासी फायदा नहीं पाया तो मैं कहता हूं आने वाले 5-7 साल और चेक कर लीजिए। एक बार MIM को भी ट्राई करिए। प्रतापगढ़ में MIM तमाम वो सियासी रहनुमा जो आज किसी भी पार्टी से जीते हुए हैं या हारे हुए हैं, उनसे बेहतरीन लड़ाई MIM आपके प्रतापगढ़ पिछले 5-7 सालों से लड़ रही है और आगे भी इंशाअल्लाह लड़ती रहेगी। अगर आप चाहें तो अपने हाथ को और मजबूत कर सकते हैं, न चाहें तो कोई बात। साथियों, इस मुल्क में जहां पे हम आप रहते हैं बहैसियत मुसलमान, हमारी आपकी एक दीनी जिम्मेदारी ये भी है कि हमारे बगल में जो लोग मजलूम, सताए हुए, बेबस, मजबूर बसते हैं उनको इंसाफ दिलाएं, उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ें। क्या ये हमारी दीनी फरीजा नहीं? क्या ये हमारी दीनी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमको इस दीनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहिए? आज अपने इस दीनी फरीजे को निभाने के बजाय हम खुद मजलूमों की सफ में खड़े, ना दूसरों को इंसाफ दिला रहे हैं, न खुद इंसाफ हासिल कर रहे हैं। ऐ नौजवानों, ये जो बूढ़े बुजुर्ग जो निकल चुके हैं, जिनकी तो उम्र खत्म हो गई, उनको छोड़ दीजिए। आने वाले वक्त में अगर यही हालात रहे तो हिंदुस्तान की हालात बर्मा जैसी होने वाली है। जो लोग आज सत्ता में हैं उनका निश्चय में ये बात है कि हम मुसलमानों से इस मुल्क को पाक करना चाहते हैं। ये उनके एजेंडे में है, ये RSS के एजेंडे में है। ये सच नहीं है? RSS के एजेंडे में ये बात है कि RSS हिंदुस्तान को मुसलमानों से पाक करना चाहता है। उसके बाद एक तरफ आपको मिटाने की तैयारियां चल रही हैं और एक तरफ हम गलतफहमी में सोए हुए हैं कि हमारी लड़ाई मायावती लड़ी, हमारी लड़ाई मुलायम सिंह लड़ी, हमारी लड़ाई कांग्रेस लड़ी। मॉब लिंचिंग के नाम पे बताओ मुलायम सिंह ने कौन सी आवाज उठाई? मॉब लिंचिंग के नाम पे बताओ अखिलेश ने कौन सी आवाज उठाई? मॉब लिंचिंग के नाम पे बताओ राहुल ने कौन सी आवाज उठाई? मॉब लिंचिंग के नाम पे किस पार्टी के किस सियासी रहनुमा ने कौन सी आवाज उठाई? पूरे मुल्क में आला लड़ाने एक मुसलमान को सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि मुसलमान, इसके अलावा कोई कसूर नहीं। ये सच नहीं है? इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा?